स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल ऑल टाइप कंटेंट में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ज्ञानवर्धक है। बिल्कुल। इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो के साथ जानकारी और गहरी होती जाएगी। आज की इस चर्चा का मकसद सिर्फ नक्शे के कुछ पन्नों को पलटना या रटना नहीं है। आज हम जिस विषय की गहरी पड़ताल करने जा रहे हैं वो भारत के भूगोल के उन हैरानकुन तथ्यों को उजागर करेगा जो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जलवायु और यहाँ तक कि हमारे जीवन की बुनियाद हैं। सही कहा आपने। और आज के इस विश्लेषण में एक अलग ही गंभीरता है, क्योंकि जब हम भारत के इस भौतिक स्वरूप को देखते हैं ना, तो ये एक विशाल और जटिल पजल की तरह लगता है। एक ऐसी पजल जिसे सदियों की भूगर्भिक हलचलों ने आकार दिया है। हम आज सिर्फ तथ्यों की लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इनकी कड़ियां जोड़ेंगे, क्योंकि इन पहाड़ों, नदियों और सीमाओं के पीछे जो नियम छिपे हैं वही तय करते हैं कि हमारा देश आज जैसा है वैसा आखिर क्यों है। तो चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत सबसे बड़े पैमाने से करते हैं। सबसे पहले एक आंकड़े को समझते हैं जो देखने में आम लगता है पर है बहुत बड़ा। भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और हमारा कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हाँ, और सुनने में ये आंकड़ा वाकई बहुत विशाल लगता है। हम विश्व के 7वें सबसे बड़े देश है आखिर। लेकिन यहीं पर एक कैच है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास विश्व का लगभग सिर्फ 2.4% जमीन का हिस्सा है। सिर्फ 2.4%, और इस छोटे से जमीन के टुकड़े पर विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ये एक बहुत ही खतरनाक असंतुलन है अगर आप ध्यान से सोचे तो। बिल्कुल। एक ऐसी जमीन पर इतना भारी दबाव है जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा आबादी बसी हुई है। ये अपने आप में ध्यान आकर्षित करता है कि हमारे भौगोलिक संसाधनों पर कितना बड़ा भार है। और यहीं वो बिंदु आता है जहां भूगोल और राजनीति आपस में टकराते हैं। हमें सिर्फ भौगोलिक आंकड़ों पर ही नहीं, वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनों को भी बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। यहाँ किसी भी परीक्षा या सामान्य ज्ञान के लिए एक अलर्ट है। हाँ, बताएं। आज हमारे पास वर्तमान में 28 राज्य हैं, जिसमें राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा भूकंप सा आया पिछले कुछ सालों में, वो नक्शों की लकीरों का एक नया आकार था। आप 2019 के बदलाव की बात कर रही हैं। हाँ, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया और उसके ठीक कुछ समय बाद 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव का आपस में विलय यानी मर्जर कर दिया गया। ये बदलाव सिर्फ कागज पर खींची गई नई लकीरें नहीं हैं, इनका प्रभाव वहाँ के प्रशासन, रिसोर्स एलोकेशन और आने वाले विकास पर सीधा पड़ता है। कागज पर खींची लकीरों की बात चली है तो एक मिनट, हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भी आते हैं। हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है और अगर हम भारत के चारों अंतिम छोर की बात करें तो ये किसी रोमांचक और थोड़ी दुर्गम यात्रा जैसा लगता है। बिल्कुल। निकोबार द्वीप समूह में आता है। ये फासला सिर्फ दूरी नहीं दर्शाता, इस विशालता का एक सीधा असर हमारे समय यानी टाइम पर भी पड़ता है। अगर हम पूर्व और पश्चिम के आखिरी छोर को देखें तो वहां प्रकृति का एक अलग ही खेल चल रहा है। कैसे? पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का किबीथू और पश्चिम में गुजरात का गुहार मोती। इन दोनों छोर के बीच की भौगोलिक दूरी इतनी ज्यादा है कि यहाँ लगभग 2 घंटे का समय अंतर बन जाता है। मतलब जब अरुणाचल में लोग सुबह की धूप में अपना काम शुरू कर चुके होते हैं तो गुजरात में लोग शायद उस वक्त गहरी नींद में होते हैं, क्योंकि वहां अभी अंधेरा होता है। ये हैरानकुन है। और इसके अलावा उन ऐतिहासिक बाउंड्री लाइंस का जिक्र करना भी जरूरी है, जैसे 1947 में खींची गई रैडक्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, और मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच है, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में। लेकिन यहाँ एक आंकड़ा अक्सर लोगों को बुरी तरह चौंका देता है। कौन सा आंकड़ा? हमारी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सबको लगता है कि ये किसी बड़ी महाशक्ति जैसे चीन या पाकिस्तान के साथ होगी, लेकिन दरअसल सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, जो लगभग 4,096 किलोमीटर लंबी है। वहीं सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, जो मात्र 106 किलोमीटर लंबी है और लद्दाख क्षेत्र से जुड़ी है। वाकई, अमूमन किसी को भी लगेगा कि चाइना या पाकिस्तान बॉर्डर सबसे लंबा होगा, क्योंकि वहां हमेशा टेंशन रहती है। बांग्लादेश का नंबर 1 पर आना
उसकी जिगजैग ज्योग्राफिकल बाउंड्री की वजह से एक नया पर्सपेक्टिव देता है। तो चलिए अब इस पड़ताल को उत्तर की तरफ ले चलते हैं, उस ताज की तरफ जिसे हम ट्रांस और महान हिमालय कहते हैं। यह भौगोलिक विश्लेषण का सबसे रोमांचक हिस्सा है। ट्रांस हिमालय, जो कि यूरेशियन प्लेट का हिस्सा बताया जाता है, तो इसका धरातल पर आखिर असर क्या होता है? इसका असर ये है कि ट्रांस हिमालय, जिसे आमतौर पर लोग समझते हैं कि वो हिमालय का ही हिस्सा है, दरअसल मुख्य हिमालय से भी पुराना है। अच्छा। हाँ, ये उस सदियों पुरानी और भयानक टक्कर का नतीजा है जब भूगर्भिक प्लेटें आपस में टकराई थीं। इसमें कराकोरम श्रेणी आती है, जिसे एशिया के रीढ़ या स्पाइन ऑफ एशिया कहा जाता है। यहीं पर K2 चोटी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, और एक चोटी है राकापोशी। इसके बारे में जानना तो और भी दिलचस्प है। राकापोशी में ऐसा क्या खास है? ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल यानी स्टीपेस्ट स्लोप वाली चोटी मानी जाती है। मतलब इसकी ढाल इतनी सीधी और खड़ी है कि वहां रुकना लगभग असंभव है, एक सीधी दीवार की तरह। वहीं इन्हीं ऊंचाइयों में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में सुनकर हर भारतीय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर। दिखने में ये सिर्फ एक सफेद बर्फ का मैदान लगता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। बिल्कुल। यहां हमें 1984 का ऑपरेशन मेघदूत याद आता है, जहां माइनस में जमा देने वाली ठंड और ऐसी जानलेवा स्थितियों में सेना ने अपना कब्जा बरकरार रखा। ये सिर्फ भूगोल नहीं, हमारा इतिहास और शौर्य है। सही कहा आपने। अब उसके ठीक नीचे आकर महान हिमालय की संरचना को समझते हैं। इसे हम 3 समानांतर परतों में देख सकते हैं। सबसे ऊंची और भयानक परत हिमाद्री है, जहां माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे शिखर हैं। उसके बाद बीच की परत आती है, जिसे हिमाचल या लघु हिमालय कहते हैं। यहाँ पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियां हैं। और मजेदार बात यह है कि शिमला और मसूरी जैसे जितने भी खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं, वो सब इसी श्रेणी में बसते हैं। और सबसे आखिरी जो नवीनतम श्रेणी है, वो है शिवालिक। इसे हिमालय का पाद प्रदेश यानी फुट रीजन भी कहते हैं। और इन पहाड़ों पर जो घास के मैदान होते हैं, उनका भी तो एक अलग ही नामकरण और महत्व है ना? हाँ, बिल्कुल। एक बहुत रोचक भौगोलिक तथ्य है इनके बीच। इन ऊंचाइयों पर उगने वाले घास के मैदान, जो स्थानीय लोगों और पशुओं की जीवन रेखा है, उन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। जैसे आपने गुलमार्ग और सोनमार्ग का नाम सुना होगा। वहीं उत्तराखंड में आके इन्हीं घास के मैदानों को बुग्याल या पयार कहा जाता है। एक ही चीज पर अलग संस्कृति। हाँ, ये भौगोलिक विभिन्नता का एक बेहतरीन उदाहरण है। पर अगर यहाँ से हम थोड़ा पूर्व की तरफ मुड़ें, तो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया सामने आती है। मैं पूर्वांचल और मेघालय के पठार की बात कर रहा हूँ। पूर्वांचल में मिश्मी, पटकाईबुम और नागा हिल्स की श्रृंखलाएं एक मजबूत प्रहरी की तरह खड़ी हैं। और ठीक इसके आगे मेघालय का पठार शुरू होता है, जिसमें गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं। यहाँ का मौसम विश्व भर में चर्चा का विषय रहता है। बिल्कुल रहता है। खासी पहाड़ी पर स्थित मौसिन राम, यहाँ इतनी बारिश होती है कि इसे विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। आखिर इतनी बारिश वहां क्यों होती है? देखिए, मौसिन राम में इस कद्र बारिश होने का मुख्य कारण उन पहाड़ियों का आकार है। ये पहाड़ियां एक फनल यानी कीप की तरह आकार लेती हैं, जो बादलों को घेर कर वहीं रोक लेती हैं, और फिर उन बादलों को वहीं बरसना पड़ता है। कमाल का मैकेनिज्म है प्रकृति का। पर एक और बात, इतनी जटिल भौगोलिक संरचना वाले इन पहाड़ों में एक जगह से दूसरी जगह जाना असंभव होता अगर वहां दर्रे यानी माउंटेन पासेस ना होते। ये दर्रे इन विशाल पहाड़ों के बीच के पतले रास्ते हैं, जिन पर सदियों से हमारा व्यापार और संचार टिका हुआ है। जैसे कौन कौन से दर्रे? उदाहरण के लिए जोजिला दर्रा, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। उसके बाद रोहतांग दर्रा, जिसका नाम सबने सुना है, जहां आज विश्व प्रसिद्ध अटल टनल स्थित है। इस टनल ने आवागमन को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। और उसके आगे है सिक्किम का नाथुला दर्रा। ये प्राचीन रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट का एक अहम हिस्सा रहा है और आज भी भारत और चीन के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण द्वार का काम करता है। तो इन पहाड़ों की कठिन ऊंचाइयों से निकलने वाली नदियां जब नीचे आती हैं, तो वो सिर्फ पानी नहीं, अपने साथ भारत के इन मैदानों की किस्मत लेकर आती हैं। और यहीं पर मिट्टी और नदियों का एक ऐसा रहस्य सामने आता है जिसे देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाए। आप भाबर क्षेत्र की बात करें ना? बिल्कुल। चलो उत्तर के इन विशाल मैदानों की मिट्टी का एक डीप विश्लेषण करते हैं।
शिवालिक पहाड़ियों के ठीक नीचे भाबर क्षेत्र आता है। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह होती है कि पहाड़ों से इतने भयानक वेग से आने वाली नदियां यहाँ आकर अचानक विलुप्त हो जाती हैं। जमीन के ऊपर सिर्फ कंकड़ और पत्थर दिखते हैं, पानी का नामो निशान नहीं होता। ये किसी जादू से कम नहीं लगता? दिखने में जादू जरूर लगता है, पर इसे भूगर्भिक विज्ञान के नजरिए से देखना चाहिए। भाबर क्षेत्र में पत्थरों और मोटी बजरी का जमावड़ा इतना ज्यादा और इतना छिद्रन युक्त होता है, मतलब पोरस होता है, कि नदी का पानी धरातल पर बहने के बजाय उन पत्थरों के बीच और नीचे से बहने लगता है। परंतु ठीक इसके आगे जाकर जब पत्थरों का सिलसिला खत्म होता है तो वो गायब हुई नदियां धरातल पर वापस निकल आती हैं। उस जादू के खत्म होने वाले क्षेत्र को तराई कहते हैं, क्योंकि पानी अचानक जमीन के ऊपर आता है। वहां दलदली, नम और बेहद घने जंगलों वाला इलाका बन जाता है। उसके बाद शुरू होता है हमारे देश का खाद्य भंडार, यानी एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। इसे भी मैंने सुना है 2 हिस्सों में बांटा गया है, बांगर और खादर। इन दोनों के बीच आखिर आम किसान के लिए क्या अंतर है? इनका अंतर बहुत बड़ा है और ये सीधे तौर पर खेती और उपज से जोड़ा है। देखिए, बंगर वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है जो थोड़ी ऊंचाई पर होता है, इसीलिए यहाँ नदियों के नए बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। अच्छा। वहीं खादर बिल्कुल नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ हर साल बाढ़ आती है और नदियां अपने साथ नए पोषक तत्व बहाकर लाती हैं और यहाँ बिछा देती हैं, जिस कारण ये धरातल सर्वाधिक उपजाऊ बन जाता है। इसी मिट्टी और भूमि से जुड़ा एक और प्रचलित शब्द है दोआब, जिसका सीधा सा अर्थ है 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। ये शब्द हमारे उत्तर भारत के मैदानों की शक्ति को दर्शाता है। उपजाऊ मैदानों की इस चर्चा के बाद अगर हम अब मध्य भारत के खजानों पर नजर डालें तो वहां इतिहास और भूगोल का सीधा टकराव देखने को मिलता है। अरावली की श्रृंखला ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो लगभग 1722 मीटर ऊंची है। ये पहाड़ उन समयों के गवाह हैं जब शायद हिमालय का अस्तित्व भी नहीं था। सही बात है। उसके ठीक पास ही मालवा का पठार है। इस पठार की मिट्टी बिल्कुल काली है, जिसका मुख्य कारण ये है कि इसका निर्माण प्राचीन ज्वालामुखियों के फटने से निकले लावा से हुआ है। सोचिए, और यही काली मिट्टी आज कपास यानी कॉटन की खेती के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है। और इसके ठीक नीचे की तरफ सतपुड़ा की श्रृंखला आती है। इस संरचना को समझना थोड़ा अलग है, क्योंकि ये एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। रुकिए, इन पहाड़ों की श्रृंखलाओं ने ये ब्लॉक माउंटेन शब्द का आखिर अर्थ क्या होता है? ये हमारे आम पहाड़ों जैसे हिमालय से अलग कैसे है? देखिए, आम पहाड़ प्लेटें टकराने और जमीन के ऊपर उठने से बनते हैं, जैसे फोल्ड माउंटेन्स यानी हिमालय। लेकिन ब्लॉक माउंटेन तब बनते हैं जब जमीन में भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली बन जाती है। जमीन के 2 हिस्से नीचे की तरफ धंस जाते हैं और उनके बीच का हिस्सा एक स्तंभ की तरह वहीं खड़ा रह जाता है। ओह! सतपुड़ा ऐसी ही 2 भ्रंश घाटियों के बीच स्थित एक ब्लॉक माउंटेन है। और यहीं पर अमरकंटक का पठार भी स्थित है, जो एक बहुत बड़ा जल स्रोत है। यहाँ से 2 प्रमुख नदियां विपरीत दिशाओं में निकलती हैं, नर्मदा पश्चिम की तरफ और सोन पूर्व की तरफ। इस भौगोलिक संरचना ने प्रायद्वीपीय पठार को एक बेहतरीन आकार दिया है। इसे तो मैं कहूंगा सीधे तौर पर खनिजों का भंडार ही कहा जाता है। चाहे डेक्कन ट्रैप हो, जिसका निर्माण बसाल्ट चट्टानों या रेगुर से हुआ है, या फिर छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार को तो भारत का रूर कहा जाता है। हाँ, रूर। रूर दरअसल जर्मनी का एक क्षेत्र है जो वहां के औद्योगिक विकास की नींव था। ठीक उसी तरह छोटा नागपुर के पठार में कोयला और लोहा इतनी भरपूर मात्रा में पाया जाता है कि ये हमारे देश का आर्थिक और औद्योगिक हृदय है। लेकिन इस प्रायद्वीपीय पठार से जुड़ा एक ऐसा तथ्य है जो सच में भूगर्भिक विज्ञान का एक रोचक और हैरान करने वाला पन्ना है। अगर कोई आम इंसान नक्शा देखेगा तो उसे लगेगा कि मेघालय का पठार पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा है, पर हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो किसका हिस्सा है? मेघालय का पठार, जिसमें सर्वोच्च चोटी पारसनाथ स्थित है, मुख्य रूप से दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार यानी प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही एक टूटा हुआ हिस्सा है। एक सेकंड, आप कह रही हैं कि दक्षिण भारत की भूमि का एक टुकड़ा वहां पूर्वोत्तर में स्थित है। ये इतनी दूर वहां कैसे चला गया? सदियों पहले भूगर्भिक हलचल के दौरान जमीन में एक विशाल दरार आई थी। जमीन का वो हिस्सा मुख्य प्रायद्वीप से टूटकर अलग हो गया। इस विशाल दरार को मालदा गैप कहा जाता है।
समय के साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों ने इस खाई में इतनी मिट्टी और गाद जमा कर दी कि वो खाई कंप्लीटली भर गई और वहां आज मैदान बन गए हैं। लेकिन जमीन के नीचे मेघालय और दक्षिण भारत का पठार एक ही चट्टान के दो हिस्से हैं। बाप रे, ये जानकारी सच में हमारे नक्शे को देखने का नजरिया ही बदल कर रख देती है। एक आम नक्शे में ये चीजें कहाँ दिखती हैं? बिल्कुल नहीं दिखती। अब जरा हमारी तटीय दीवारा, मरुस्थल और समुद्र के बीच द्वीप पर आते हैं। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री भी कहते हैं, नक्शों पर एक सतत बिना टूटी हुई दीवार की तरह खड़ा दिखता है। ये पूरा इलाका एक विशाल जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनामोड़ी है। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है और ये पूरे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसके ठीक विपरीत पूर्वी घाट है, जो समय के साथ टूटा फूटा और कटा फटा हो गया है और यहाँ की प्रमुख चोटी महेंद्रगिरी है। पर इसमें सबसे दिलचस्प जगह वो है जहाँ ये दोनों घाट आकर मिलते हैं, नीलगिरी पर्वत की गांठ, जिसकी सर्वोच्च चोटी डोडो बेट्टा है। दोनों घाटों के शानदार मिलन के अलावा अगर हम देश के पश्चिमी हिस्से की तरफ चलें तो थार मरुस्थल आता है। ये मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, पर इसका सबसे बड़ा तथ्य ये है कि ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। यानी सबसे ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। हाँ, आमतौर पर रेगिस्तान वीरान और बंजर होते हैं, लेकिन थार में जीवन और आबादी का एक सतत संघर्ष और विस्तार दिखता है। इसके बाद आते हैं हमारे तटीय मैदान। पश्चिम में कोंकण और मालाबार तट है। मालाबार तट विशेष रूप से अपने कयाल या बैकवाटर्स के लिए प्रसिद्ध हैं। और पूर्व में उत्कल और कोरोमंडल तट आते हैं। कोरोमंडल तट का मौसम बहुत अलग होता है ना? हाँ, कोरोमंडल तट, जो ज्यादातर तमिलनाडु का हिस्सा है, वहाँ का मौसम चक्र अनोखा है। यहाँ लौटते हुए मॉनसून, जिसे रिट्रीटिंग मॉनसून कहते हैं, उसके कारण शीतकालीन वर्षा होती है, यानी सर्दियों में भारी बारिश होती है। सर्दियों में होने वाली ये बारिश भूगोल की उन्हीं जटिलताओं को दिखाती है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, अगर समुद्र में द्वीपों की ओर बढ़ें तो वहां भी भूमि के निर्माण के दो बिल्कुल अलग ढंग दिखते हैं। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप, ये पूरा का पूरा द्वीप प्रवाल भित्ति यानी कोरल द्वारा निर्मित है। इनकी राजधानी कवराती है। सही। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जिनका निर्माण ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण हुआ है। इनकी सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है और कई लोगों को तो शायद ये पता ही नहीं होगा कि भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो भी है, जो अंडमान के बैरन द्वीप पर आज भी स्थित है। अंडमान और निकोबार के बारे में एक और जरूरी जानकारी यहाँ जोड़ना चाहूंगी। इन दोनों द्वीप समूहों को जो पानी की धार अलग करती है, उसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। साथ ही जब समुद्र की चर्चा हो ही रही है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय नियम, जिसे EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, उसको समझना आवश्यक है। EEZ क्या होता है? किसी भी देश के तट से 200 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 370 किलोमीटर तक समुद्र के अंदर जो भी आर्थिक संसाधन, खनिज या मछलियां होती हैं, उन पर सिर्फ उस देश का अधिकार होता है। ये समुद्र के अंदर बची आर्थिक दुनिया को नियंत्रित करने का एक बहुत बड़ा कानून है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जमीन के नक्शे के बाहर भी हमारे देश की भौगोलिक और आर्थिक सीमाएं पानी के अंदर तक होती हैं। ये सच में डीप है। अब चलते हैं इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी हिस्से पर, जो इस देश की जीवन रेखा है, हमारा नादी तंत्र। गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, उत्तराखंड के देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है, तब वहीं से इस महान नदी को गंगा का नाम मिलता है। बिल्कुल। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। एक और अहम नदी है दामोदर, जो अपने अत्यधिक प्रदूषण और बहाव के कारण किसी समय जैविक मरुस्थल या बायोलॉजिकल डेजर्ट कहलाती थी। ये सब जाकर आखिर में सुंदरबन में मिलती हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। परंतु अगर हम उत्तर की दूसरी बड़ी जीवन रेखा सिंधु यानी इंदस नदी तंत्र को देखें, तो वहाँ की पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल स्थिति बिल्कुल अलग है। इसका उद्गम तिब्बत के बोखरचू हिमनद से होता है। ये लद्दाख और ज़ंस्कर श्रेणियों को चीरते हुए आगे बढ़ती है। इस पूरे तंत्र में ब्यास नदी ऐसी है जो पूर्णतः भारत में ही बहती है, और सतलुज नदी शिपकिला दर्रे से आती है, जिस पर आगे चलकर भाखरा नांगल बंद बना है। लेकिन यहाँ भूगोल ने एक बड़ी कूटनीतिक स्थिति पैदा कर दी है, जिसे हम 1960 के सिंधु जल समझौते के नाम से जानते हैं। ये समझौता आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसमें आंकड़े क्या कहते हैं? इसका महत्व इसीलिए है क्योंकि ये नदियां भारत से होकर
पाकिस्तान की तरफ जाती हैं। जी। इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत इस नदी तंत्र के जल का लगभग 80% हिस्सा पाकिस्तान के पास जाता है और भारत सिर्फ 20% जल का इस्तेमाल कर सकता है। ये दिखाता है कि देश की सीमाओं से बाहर बहने वाला पानी किस तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा तय करता है। ये आंकड़ा वाकई बहुत सीरियस है। दूसरी ओर अगर हम पूर्व की तरफ ब्रह्मपुत्र नदी को देखें तो उसकी यात्रा भी बहुत रोचक है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, अरुणाचल में आकर ये दिहांग बन जाती है और फिर असम में प्रवेश करने के बाद आखिरकार ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ये यांग्याप तर्रे से भारत में प्रवेश करती है और इसका जल आयतन इतना विशाल है कि ये असम में मजूली का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसी की एक सहायक नदी है लोहित। लोहित नदी, जिसे अपने आक्रामक रूप और वहां की लाल मिट्टी के ढलान की वजह से खूनी नदी भी कहा जाता है। यहाँ का भूगोल अपनी फेरोसिटी यानी उग्रता के लिए वाकई मशहूर है। अब अगर हम पश्चिम प्रवाह वाली नदियों पर गौर करें तो नर्मदा और माही जैसी नदियां ध्यान खींचनी हैं। नर्मदा किसी आम नदी की तरह फैलकर नहीं बहती, वो भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली की तंग जगहों से तेजी से बहती है। हाँ, और इसी वजह से जब ये समुद्र में गिरती है तो डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती है। वहीं माही नदी भी कम रोचक नहीं है। ये नदी कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक बार नहीं बल्कि 2 बार काटती है। 8 किलोमीटर लंबाई के कारण दक्षिण गंगा या वृद्धा गंगा कहते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। फिर कावेरी नदी आती है, जिसमें साल भर पानी रहता है और इसकी पवित्रता के कारण इस पर भी दक्षिण भारत की गंगा होने का दर्जा लगा हुआ है। इन नदियों की ताकत को हम कर्नाटक में शरावती नदी पर बने जोग जलप्रपात यानी जोग फॉल्स में साफ देख सकते हैं, जो प्रकृति की ऐसी ही बेहिसाब ऊर्जा का प्रदर्शन करता है। तो इस गहरी पड़ताल और विश्लेषण को अब समेटने का वक्त आ गया है। इतने सारे तथ्यों, पहाड़ों, खाइयों, नदियों और सीमाओं के नक्शे पर गौर करने के बाद आखिर में इस डीप डाइव का क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष ये है कि भारत का भौतिक स्वरूप एक बेहद संतुलित पर साथ ही बहुत संवेदनशील तंत्र है। कुल भूभाग का लगभग 43% हिस्सा मैदान है, जो इस विशाल जनसंख्या का मुख्य खाद्य भंडार है। हमारी कुल तट रेखा द्वीपों को मिलाकर 7516.6 किलोमीटर लंबी है। पर इन सब चीजों पर आखिर में नियंत्रण किसका है? मानसून का। मॉनसून को यहाँ की स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था का जुआ कहा जाता है। एक बड़ा गैम्बल, क्योंकि हमारी कृषि और कृषि पर टिकी पूरी अर्थव्यवस्था इस एक ऋतुकालीन परिवर्तन पर पूरी तरह निर्भर करती है। ये धरती आखिरकार अपने नियम खुद बनाती है। इन सब बातों के मद्देनजर इस चर्चा को एक गंभीर और प्रभावशाली विचार पर रोकते हैं। आज हमने ट्रांस हिमालय से लेकर समुद्र की गहराइयों तक के सारे तथ्य जाने, पर जरा सोचिए, अगर उत्तर में हिमालय की ये विशाल और कठिन दीवार अस्तित्व में ही ना होती तो भारत का मानसून और हमारी अर्थव्यवस्था आज कैसी होती? वो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया होती। बर्फीली हवाएं सीधे मैदानों में आती, मानसून के बादल टकराकर बारिश नहीं कर पाते और शायद भारत का पूरा उत्तर हिस्सा एक ठंडा बंजर मरुस्थल होता। हमारी आबादी, हमारी अर्थव्यवस्था आज वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी वो है। ये एक ऐसी आधारभूत परिकल्पना है जो भूगोल की पूरी ताकत को समझा देती है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।